Hello, dear students. A very good morning to all of you, and welcome to all of you on our YouTube channel AR Online Education. तो बात करते हैं आज हम एक नए टाइप के साथ में, जो कि टाइप आपका ईडियम। सबसे पहले तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सभी कैसे हैं। इस समय जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, मैं सोच रहा हूं कि आप सभी सही होंगे, अपने घरों में होंगे और अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। चलिए अपन बात करते हैं एक टाइप पर जो कि अपन ने लिया है ईडियम। जैसा कि आपको पता है, ईडियम जो होता है वो एसएससी और बैंक, चाहे वो प्री लेवल के एग्जाम्स हो चाहे वो मेंस लेवल टायर 2 का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है। प्री लेवल एग्जाम्स में जहां नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के 25 आते हैं, उस 25 क्वेश्चन में कम से कम 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो ईडियम के देखने को मिलता है। ईडियम मतलब मुहावरे, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं। मतलब एक इंग्लिश में आपको मुहावरा दिया होता है, उसका मीनिंग भी आपको इंग्लिश में दिया होता है, तो अपने को उस ईडियम का एक इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग शो करना होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बताया 25 जो क्वेश्चन प्री में आते हैं उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता है सीपीओ में 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन जो इंग्लिश के आते हैं उसमें 5 क्वेश्चन ईडीएम के आपसे पूछे जाते हैं, जबकि मेंस लेवल के क्वेश्चन में कम से कम मेंस लेवल में 200 जहां क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, उसमें कम से कम आपको 10 क्वेश्चन जो है वो ईडीएम्स के पूछे जाते हैं। और ऐसा ही हाल बैंक के एग्जाम्स का है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि ईडीएम जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं, अपन ने 1000 ईडीएम्स, जो मेरी बुक सबसे पहली बुक है एडवांस इंग्लिश पार्ट 1, उसमें मैंने शो किए हैं और आप सबके पास में हैवी कलेक्शन, वो आप पढ़ भी रहे हैं। तो और इसके अलावा जो बचे हुए ईडीएम्स और जो 18 और 19 2018 और 19 के एग्जाम्स में जो अपडेटेड ईडीएम्स हैं, अपन उनको लेकर के और यहाँ पर बात करें। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप सभी अपने टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एजे सर इंग्लिश के नाम से, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। आप वहां जाकर के इसकी सीट का पीडीएफ भी ले सकते हैं, और आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारा जो पैटर्न है वो वहां पर लिखा हुआ है, आप वहां से भी जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। आज जो अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे अपन इनके इजी तरीके। मतलब अपन इनको याद कैसे कर सकते हैं। देखो आपको पता है, मटेरियल तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, कंटेंट्स और भी मिल जाएंगे आपको, जैसे बुक्स में भी हो जाता है। इवन आप भी जाकर के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स निकाल सकते हैं, वहां से आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन बात आती है ईडीएम को याद करना, और याद भी कुछ ऐसा कि एक बार पढ़े और आपको जिंदगी भर के लिए याद रहे, हमेशा के लिए याद रहे, और आप एग्जाम में अपना 100% दे सकते हैं। तो बस उसी तरीके को लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, और वो सारे वो तरीके अपना डिस्कस करने वाले हैं जो इजी बनाते हैं आपके ईडीएम्स को। वैसे मैं आपको बता दूं, ईडीएम जो होता है वो बहुत ही इजी पोर्शन होता है इंग्लिश का, स्पेशली क्योंकि ईडीएम को याद करना बहुत आसान होता है अगर आपके पास में एक तरीका हो तो। चलिए लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइस। चलिए सबसे पहला जो ईडीएम दिया हुआ आज का वो है वाइप द नोज ऑफ। देखो वाइप जो होता है उसका मीनिंग जो पर्टिकुलर होता है वो आप सभी जानते हैं, मिटाना भी होता है और साफ करना भी होता है। मतलब मैं इसके लिए बोल सकता हूं टू क्लियर या टू क्लियर, दैट्स मीन टू से साफ करना। वाइप द नोज ऑफ, नोज का मतलब नाक होता है, तो नाक को साफ करना। और यहां पर मीनिंग देखो क्या दिया इसका, चीटेड का मतलब धोखा देना, चीटिंग करना। तो आप ये देखिए, अगर इसका मतलब धोखा देना है और वाइप द नोज हो, तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया। मैं आपको बता दूं, ईडियम अगर आप जो सोचते हैं वो कभी मीनिंग नहीं देगा। अपने थिंकिंग से डिफरेंट जाकर के ही ईडियम हमेशा मीनिंग देते हैं, अपना अर्थ रखते हैं। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जितने भी ईडियम्स बने हुए सारे ह्यूमन बीइंग पर ही इंप्लीमेंट होते हैं, मतलब लागू होते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे लागू होता है, और याद है सबसे बड़ी बात है कैसे करना होता है। आपका ईडियम है वाइप द नोज ऑफ, जिसका इंग्लिश मीनिंग हो गया चीटेड, और हिंदी में बोलते हैं धोखा देना। चलिए तो इसको याद कैसे कर सकते हैं। वाइप का मतलब क्लियर करना, नोज का मतलब नाकों को, नाक को साफ करना। थोड़ा सा याद करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नाक को साफ करना। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि मम्मी अपने छोटे बच्चे को बोलती है, बेटा आपने नोजी साफ की ना, आपकी नोजी आ रही थी। तो वो क्या बोलेगा, हाँ मम्मी मैंने मेरी नोजी साफ कर ली थी थोड़ी देर पहले, जबकि पता चला उसने नोजी साफ नहीं की थी, उसकी तो नोजी बह रही थी अभी भी। ठीक है ना। मतलब आई कैन से जनरली कि नोज को वाइप करना, साफ करने की बात को उस बच्चे ने माँ से क्या किया, छुपाया। मतलब माँ को क्या दिया, उसने चीट किया, धोखा दिया। मम्मी को चीटिंग किया, उसने गलत बताया, झूठ में बता दिया कि मैंने अपने नाक को साफ कर लिया। चलिए तो वाइप द नोज ऑफ, मतलब नोज को वाइप करने की बात बताकर क्या कर दिया, चीटेड। चलिए बात करते हैं सेकंड की, उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा आपको। सेकंड पे बात करते हैं ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। ब्रीदिंग डाउन हिज नेक का मीनिंग हो जाता है वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस, मतलब जितने भी एक्शंस होते हैं उन सभी एक्शंस पर नजरें डालना, देखते रहना, आंख गडोए रखना उनके ऊपर। मतलब आप कैसे कह सकते हो,
ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। जैसे मान के चलिए बॉस होता है अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, जब भी कोई एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है तो बॉस बार बार चक्कर काटता रहता है, यूं चक्कर काटता रहता है और बार बार देखता रहता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई मस्ती तो नहीं कर रहा। मतलब वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस, उन सभी एक्शंस को देखता रहता है जो उसका एम्प्लॉय कर रहा है। मतलब ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, बोलते ना गर्दन और ब्रीद मतलब सांस, गर्दन के नीचे सांस नहीं लेने देना, मतलब सांस अटक जाना। मैं इसको याद करवाने के लिए आपको बोल रहा हूं कि जैसे गर्दन के नीचे सांस अटक जाना होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनका सांस में सांस अटका के रखता है, मतलब उनको ढंग से सांस नहीं लेने देता है। कहने का मतलब है होता है ना नाक में दम करके रखना, जस्ट लाइक दैट इसको भी बोल सकते हैं गर्दन से नीचे सांस नहीं लेने देना, मतलब सांस को अटका के रखना, मतलब उनको काम पर लगाए रखना, उनके हर एक कार्य को ध्यान रखना। तो आप कह सकते हैं गर्दन के नीचे सांस को अटका देना। दैट्स मीन टू से। शायद इजी लग रहा होगा आपको, और इजी लग रहा है तो आपको आगे भी सारे इजी लगेंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे में, स्टक सेवरल बैड पैचेज। स्टक सेवरल बैड पैचेज, बता दूं पैचेज का मतलब जो होता है वो होता है धब्बा, या आप ये भी कह सकते हैं दाग इसको। और स्टक का मतलब हो जाता है चिपक जाना, लग जाना, बंध जाना, चिपक जाना। स्टक का मतलब जाता है चिपक जाना। चलिए स्टक सेवरल बैड पैचेज मतलब बहुत सारे, सेवरल का मतलब होता है कई, बहुत सारे बैड पैचेज बुरे बुरे दाग लग जाना या दाग धब्बे लग जाना। मतलब ये कोई बात ऐसी नहीं हो रही कि शर्ट, जैसे मेरी शर्ट पे दाग लग गया मान के चलो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में आत्मसम्मान पर दाग लग जाना, अपनी इज्जत पर दाग लग जाना, अपने सम्मान के ऊपर दाग लग जाना, बात उसकी हो रही है यहाँ पर। तो स्टक सेवरल बैड पैचेज मतलब टू हैव बैड टाइम विद लाइफ, मतलब जब किसी व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा, जब उसके ऊपर कमेंट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि वो व्यक्ति किसमें फंसा हुआ होता है, बहुत सारे दाग धब्बों में स्टक हो गया है। कहने का मतलब है अपमान, बेइज्जती के तले क्या हो गया है, चिपक गया है, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और दिन भर वो एक ही चीज सोचता है कि मैं अपने दाग धब्बों को उतारने के लिए या फिर अपने इज्जत को बचाने के लिए क्या करूं। तो आप कह सकते हैं बैड टाइम इन लाइफ, जिंदगी में बुरा समय होना, और ऐसा सभी के साथ में होता है जिंदगी में बुरा समय। इसलिए आप कभी भी इन चीजों को देखते हुए घबराए नहीं और अपने आप को बस लगाए रखें। आप मेहनत करेंगे, जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि पीछे से बुराइयां करने वाले, आपके ऊपर नकारात्मक बुराइयां करने वाले बहुत मिलेंगे। उनको अवॉइड करते हुए, उनको ध्यान ना देते हुए, उनसे ताकत मिल सीखते हुए आगे बढ़ते जाइए और लगे रहिए। तो यही कहना चाहता, स्टक मतलब लग जाना, सेवरल बैड पैचेज बहुत सारे दाग धब्बे, अपमान के नाम लग जाना। तो बस बात वही है, टू हैव बैड टाइम इन लाइफ। उम्मीद करता हूं याद हो रहा होगा आपको। चौथा है चू द फेट। चू द फेट का मतलब टू गॉसिप विद फ्रेंड एट लीजर। एट लीजर, देखो ये है लीजर। लीजर का जो मतलब होता है, इसको बोलते हैं अपन खाली समय। खाली समय मतलब स्पेयर टाइम जिसको अपन कह सकते हैं। तो चू द फैट, देखो फैट को चू करना, चू का मतलब तो चबाना होता है, और फैट मतलब ये कैसे हुआ, गोसिप का मतलब होता है बातें करना, इधर उधर की बातें करना, मतलब टाइम पास करना, बातें करना। तो चू द फैट मतलब ऐसे मान के चलिए, आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हो इजीली, कि वो क्या करते हैं आपस में कि यार तू तो आजकल बड़ा खाना चबा रहा है भाई, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन में इतना खाने लग गया कि तेरे क्या आने लगी फेट। फेट को अपन हिंदी में अगर बोले तो वसा बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा बोलते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट वसा, जिसके लिए अपन बोल सकते हैं इसको चू द फेट। तो वो बताए कैसे बातें कर रहे थे कि तू तो खाना ज्यादा चबाता है, ज्यादा खाने लग गया आजकल, जो तेरे क्या हो गई, वसा आ गई। मैं कम खाता हूं, तू मेरे से भी ज्यादा खाता है, अच्छा तू सबसे ज्यादा खाता। तो ऐसे आपस में क्या कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें। भाई तू क्या क्या चबाता है यार, ऐसा क्या क्या खाता है कि तेरे क्या आ गई, फेट आ गई। अरे यार क्या खाता हूं, बस सुबह शाम सोता रहता हूं, ये खाता रहता हूं, और करूं क्या। तो ऐसे बातें करके चू द फेट। फेट मतलब उनके जो वसा आई उसको बोलते हैं वसा, कैसे आई, चबाने से, कुछ ना कुछ खाने से, दैट्स मीन टू से इस प्रकार की बातें करके, और वो गॉसिपिंग कर रहे थे। तो हम जनरली इसको भी याद कर सकते हैं। 5 नंबर टू टेक द बिस्किट, टू बी नाइन, जिसको अपन कह सकते हैं टू टेक द बिस्किट। अब देखो इसको याद करना कैसे आसान होगा। इडियम आपका टू टेक द बिस्किट, बिस्किट को ले लेना मतलब गुस्सा दिला देना। अब आप कॉमन सेंस आप खुद लगाइए अपनी तरफ से, अरे भाई बिस्किट को ले लेना। जैसे मान के चलो डॉगी को अपन ने बिस्किट डाल दिया, भाई डॉगी खा लेगा, ठीक है ना। और अगर उससे वापस से छीन ले, या फिर कोई उस डॉगी के बिस्किट को वापस से छीन ले, तो आपको पता है डॉगी क्या करेगा, बहुत गुस्सा आएगा और उसके ऊपर क्या करेगा, उसको काटने के लिए दौड़ेगा।
बस बात वही है, अपन ये कह सकते हैं उसको काटने के लिए इधर उधर से दौड़ेगा, और उसको छोड़ दिया जाए तो उसको काट ले, कंफर्म है। ऐसे छोटे बेबी भी होते हैं, आप छोटे बच्चे के हाथ से कुछ चीज छीन लो, देखो वो रोने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। बात भाई ये वही बता रहा हूँ। टेक द बिस्किट का मतलब जो होता है वो जाता है टू बी अनोइंग, मतलब उसका बिस्किट ले लेना, खाते हुए ऐसे बिस्किट छीन लेना, मतलब क्या हो जाता है, नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। उम्मीद करता हूं याद हो रहा होगा आपको, बहुत इजी है। आप बस यही देख लीजिए, आपको और भी ऐसे इडियम्स रेगुलर मिलते रहेंगे। ये तो अपन सेट 1 की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सेट 1। चलिए बात करते हैं आगे 6 नंबर इडियम की। टू बी लाइक वाटर ऑफ डक्स बैक, टू बी लाइक वाटर ऑफ ए डक्स बैक, टू हैव नो इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ना, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। देखो डिस्पाइट का मतलब हो जाता है के बावजूद, के बावजूद। क्रिटिकिज्म का मतलब आप सभी समझते हैं, समीक्षा होता है, क्रिटिक्स होता है, निंदा होती है, अपमान होता है। चलिए टू बी लाइक मतलब किस प्रकार से, टू बी लाइक, लाइक का मतलब की तरह, वाटर ऑफ, वाटर का अलग हो जाना, डक्स बैक, डक के बेक से। जैसे आप सबको पता है बतख होते हैं, वो पानी में ही रहते हैं पूरे दिन भर, और पानी में ही वो अपना जीवन यापन, कहने का मतलब है कि तैरते रहते हैं और उसी के अंदर। तो मैंने एक छोटा सा इसमें आइडिया लगाया कि बतख एक ऐसा बतख है जिसके पैरों तले या फिर जिसके बैक से, मतलब चारों तरफ से उसका पानी जो है आसपास से उसका खिसक गया, मतलब खत्म हो गया, पानी हो गया, अब वहां पानी खाली हो चुका है, तो भी उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब वो उसी स्थिति में है जैसे पहले था। बात ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति के कितनी भी क्रिटिसिज्म दे लो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अपन बात कर रहे थे पहले भी, देखो जैसे अपन ने पहले भी इसके लिए बात की थी कि जैसे बैड पेचेस होना व्यक्ति के, तो बैड टाइम होता है ऐसे, इसको भी आप कह सकते हो हैव नो इफेक्ट डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। किसी के ऊपर कितना ही अपमान, बेइज्जती कितना ही सुना दो, लेकिन उसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही रहता है, जैसा पहले था वैसा, उसको बोलता है मेरे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो छोटा सा देखो इजी याद करना कैसे होगा कि बतख के जो पानी में रहता है उसके पास से पानी खत्म हो गया तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी वो वैसा ही है, वो शिकायत नहीं कर रहा किसी से कि मेरे पानी खत्म हो गया, मैं तैर नहीं सकता ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति पर कितनी भी क्रिटिस कर दो लेकिन उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल स्माइल करके और हंस करके और टाल देता उस चीज को, जस्ट लाइक दैट आई कैन से। चलिए बात करते हैं गर्ड अप वंस लॉइंस, गर्ड अप वंस लॉइंस। देखो सबसे पहली बात तो आती है लॉइंस का अर्थ होता क्या है, लॉइंस का अर्थ होता है कमर, और गर्ड का मतलब हो जाता है कसना, कसना या बांधना, और आप इसको शायद पढ़कर बता सकते हैं। वंस का मतलब स्वयं, खुद को, कोई भी व्यक्ति। लॉइंस का मतलब होता है कमर को क्या करना, बांधना या कस लेना। अरे भी कमर को बांधना कस लेना मतलब कमर कसना, और कमर कब कसते हैं, जैसा कि आप सबको पता है हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य करने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते, बोलते ना भाई चलो भाई अब कमर कस लो, अब बस अब वक्त आ गया है जिस वक्त अपन जा करके क्या करेंगे, दुश्मनों से लड़ाई करेंगे या फिर जो अपना काम स्टार्ट करेंगे, उस समय की बात हो रही। तो बस वही मैं कहना चाह रहा हूं आपको। तो गेट रेडी फॉर एक्शन इन डेंजर या डेंजरस सिचुएशन, मतलब खतरनाक स्थिति में क्या करना, तैयार हो जाना। आपने देखा बहुत सारा ऐसा होता दिखाया जाता है कि जब भी ऑपरेशन चलता है आतंकवादियों के खिलाफ, तो हमारे फौजी भाइयों को क्या किया जाता है, जब भेजा जाता है, पूरी ट्रुप को भेजा जाता है, तो उनको पूरी तरह से तैयार किया जाता है, हाउस द जोश, उनका जोश तैयार करके, और फिर उनको बोला जाता है कि आप देश के लिए लड़ोगे। तो वो पूरी तरह से डेडिकेट होकर के और उस खतरनाक स्थिति में अपने आप को जाते हैं। तो गर्ड अप वंस लॉइंस, बात ये है कि आपको मीनिंग पता होना जरूरी है। लॉइंस का मतलब कमर। देखो ये वो लाइंस नहीं है जो आप सोच रहे शेर वाला, वो LIONS होता है, यू नो, वो LIONS होता है, ये LOINS लाइंस, इसका मतलब होता है कमर। और गर्ड अप का मतलब हो जाता है कसना, बांधना, तो कमर को बांध लेना, कमर को कस लेना। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, कमर को कस लेना मतलब हो जाता है गेट रेडी फॉर एक्शन। आपको इसके लिए लॉइंस और गर्ड का मतलब पता होना जरूरी, बाकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। एवरी इंच जेंटलमैन, देखिए बात करते हैं एवरी इंच जेंटलमैन इंटायरली और कंप्लीटली। इसको अपन बोलते हैं जेंटलमैन, आप समझ गए, एवरी इंच प्रत्येक इंच। अब मैं इसको याद करवाता हूं आपको कि प्रति एक इंच पर, देखो एवरी का मतलब प्रत्येक इंच पर जेंटलमैन को क्या दिया जाता है, पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाता है। आप इसको याद कर सकते हैं, पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाता है। देखो फिर से देखते हैं एक बार, प्रत्येक इंच पर जेंटलमैन, जो भद्र पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाता है। याद हो गया होगा आपको, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं 9 नंबर पर, 9 की बात करते हैं। फील हिज पल्सेज, फील हिज पल्सेज का मतलब होता है टू फाइंड द मूड या फीलिंग ऑफ ए
पर्सन। देखो पल्सीज का मतलब क्या होता है, पल्सीज का मतलब आप बोल सकते हैं नब्ज भी बोल सकते हैं, नाड़ी भी बोल सकते हैं, और अपनी दाल जो होती है वो भी होती है। एज ए नाउन की बात किए जा रहा हूं, तो इस समय दाल जरूरी है मीनिंग में लाना या नब्ज या नाड़ी। चलिए देख लेते हैं एक बार। फील हिज नब पल्सीज टू फाइंड द मूड फीलिंग ऑफ ए पर्सन। अब आप खुद देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी की नब्ज या नाड़ी को पकड़ता है, मतलब फील हिज नब, उसकी नाड़ी को या नब्ज को पकड़ करके, और वो महसूस कर लेता है कि उसका मूड कैसा है, फीलिंग कैसी है, सोच क्या रहा है, चाहता क्या है, कहना क्या चाह रहा है, दुखी है, सही है। तो आप इसको याद करना तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कि अदरवाइज आप डायरेक्ट वैसे भी देख सकते हो, लेकिन इजी। पल्सीज का मतलब नाड़ी या नब्ज को पकड़कर जैसे ही वो फील करता है, महसूस करता है, तो उसको पता लग जाता है कि वो दुखी है, खुश है, या फिर कहना क्या चाहता है। चलिए बात करते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर है सेव वंस फेस। सेव वंस फेस का मतलब हो जाता है टू अवॉइड डिसग्रेस या एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट देखिएगा, सेव वंस फेस मतलब अपना फेस जो है वो सेव कर लेना। देखो ये कैसा है, इसको याद करने की बात करते हैं। पहले तो ये देखते हैं डिस्ग्रेस का मतलब क्या होता है। डिस्ग्रेस का मतलब हो जाता है अपमान, और एम्बैरेसमेंट का मतलब भी हो जाता है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी वो एक ही बात है। तो सेव वंस फेस मतलब अपना फेस बचा लेना। अरे भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलिए, जब कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर जब कोई व्यक्ति नकारात्मक ब्लेम लगा रहा हो, अपमान कर रहा हो, या फिर मान के लिए तिरस्कार कर रहा हो, तो वो अपने आप को क्या करता है, बचाने की कोशिश करता है, अपने परिवार के बचाव करने की कोशिश करता है। अपना फेस मतलब अपना प्रतिरूप, अपना परिवार, अपना मान और सम्मान। जरूरी नहीं चेहरे पर कोई रंग फेंक रहा है तो वो इधर कलेगा लग जाए, जी नहीं, अपना मान सम्मान। तो बोलो ना, उसने अवॉइड कर दिया, किसको, अपमान को अवॉइड कर दिया, शर्मिंदगी को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। कहने का मतलब उसने अपने आप को बचाया। चलिए बात करते हैं अपन 11 नंबर पर। तो 11 नंबर जो अगला अपना इडियम है वो है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब, एक्स्ट्रा माइल का मतलब हो गया टू मेक ए स्पेशल एफर्ट, मतलब कुछ विशेष प्रयास करना। टू अचीव समथिंग, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, और एसटीएच जो होता है उसको समथिंग बोलते हैं। SOMETHING, एसटीएच में शॉर्टकट लिखता हूं, समथिंग का एसटीएच ही शॉर्ट फॉर्म होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। एसटीएच का मतलब हो जाता है समथिंग, अचीव मतलब प्राप्त करना, एफर्ट का मतलब प्रयास, और आप कह सकते हैं स्पेशल, विशेष हो गया, मैक का मतलब बनाना। चलिए बात करते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल कैसे बना। देखो बात करते हैं, गो मतलब जाना, और एक्स्ट्रा माइल मतलब उसको कुछ कोस एक्स्ट्रा चलना पड़ा, कुछ दूरी एक्स्ट्रा चलना पड़ा। क्यों भाई, क्यों चलना पड़ा? वो इसलिए चलना पड़ा क्योंकि उसको ज्यादा अचीव करना था, उसको अपना टारगेट प्राप्त करने के लिए ज्यादा चलना पड़ा और स्पेशल एफर्ट करने पड़े। तो आप जनरल सी बात आप खुद भी बोल सकते हैं इस चीज से कि गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब उसको एक्स्ट्रा माइल क्यों जाना पड़ा, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा माइल, क्योंकि उसको क्या अचीव करना था, विशेष एफर्ट लगे उसके कुछ ज्यादा उसको प्राप्त करने में। चलिए बात करते हैं अगले पर 12 नंबर पर, बी इन द रेड होना। बी इन द रेड जो होता है उसका मतलब होता है टू बी डेप्ट। देखो सबसे पहली बात तो होती है बी इन द रेप्ट को आपने टू बी डेप्ट बोला, मतलब टू बी डेप्ट का मतलब हो जाता है रीड में चले जाना, या फिर मतलब आप कह सकते हैं दिवालिया हो जाना, या फिर आप जनरली ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारा कर्ज हो जाना। मतलब मैं कह सकता हूं बी इन द रेड, जैसे होता ना कोई अपन वर्ड टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं और उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है, मतलब खतरे का साइन, गाड़ी खतरे का साइन रेड होता है, आप सबको पता है। बस बात वही समझ जाइए कि अगर किसी की लाइफ में, किसी की जिंदगी में, किसी के कारोबार में अगर रेड लाइन आ गई, बी इन द रेड, वो रेड में आ गया, रेड मतलब टू बी इन डेप्ट, डेप्ट में आ गया, कहने का मतलब है कर्ज में पड़ गया है या फिर बर्बाद हो गया है, समथिंग लाइक दैट वी कैन से बी इन द रेड। तो रेड का ही सारा आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, टू बी डेप्ट होना। चलिए बात करते हैं कैच 20 के ऊपर। ये भी आपका एक ईडियम है, मुहावरा है। कैच 20 का मतलब होता है अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कांट डू एनीथिंग। चलिए बात करते हैं कैच 22। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप कैच का मतलब होता है पकड़े जाना या पकड़ जाना, जकड़ जाना, फंस जाना, आप बोल सकते हैं इसको। 22 मतलब 22, मतलब ये एक प्रकार से जैसे एक्ट 144 धारा 144 आपको पता है कई जगह पर अभी भी लॉकडाउन के दौरान लगी हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि लोग समूह में एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते, ना इधर उधर जा सकते हैं, बस बात समझ गए ना। तो जैसे धारा 144 है वैसे कैच 22 भी है, मतलब इसको भी आप एक प्रकार से धारा का नाम दे दोगे तो वो कब हो जाएगा, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, सिचुएशन इन विच आप कह सकते हैं इन विच मतलब जिसमें, इन विच वन कांट डू एनीथिंग, और आप ये भी कह सकते हैं इन विच वन कांट स्केप,
स्केप का मतलब निकल जाना, ना तो कोई व्यक्ति जा सकता और ना कोई व्यक्ति कुछ कर सकता। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख रहे हो अभी लॉकडाउन में, कोई भी व्यक्ति हर कोई इधर उधर नहीं जा सकता, और जाता है तो फिर आपको पता फिर क्या होते हैं, जनरल सी बात हम और बोलते हैं। चलिए बात करते हैं, अभी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा चल रहा है। चलिए 14 की बात करते हैं, आउट ऑफ वे होना। आउट ऑफ वे का होता है एक्स्ट्राडिनरी। एक्स्ट्राडिनरी जो होता है उसको आप कह सकते हैं आउट ऑफ वे। मतलब मान के चलिए आप जो है, अगर कोई आपको काम दिया गया बॉस के द्वारा, कोई टारगेट दिया गया और आप उस कार्य को करने में ऐसे मान के आउट ऑफ वे, जो तरीका था कार्य करने का, एंट्री करने का जो तरीका था उस तरीके से बढ़कर के आपने, आउट ऑफ वे मतलब उस तरीके से आउट ऑफ दूसरा तरीका जाकर के, अरे भाई एक बहुत अच्छा तरीका निकाल करके आपने उस कार्य को सबसे पहले कर दिया टारगेट को, मतलब आप उस समय क्या कहलाओगे, एक्स्ट्राडिनरी कहलाओगे। आप कह सकते एक्स्ट्राडिनरी जिनको आप कह सकते जनरली, तो आउट ऑफ वे। ये धारा 144 की तरह केस 22 में फंस गया, रेड में लाइन आने पर डेप्थ में आ गया। और एक्स्ट्राडिनरी गो टू द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल कौन चलते हैं, जो विशेष एफर्ट करते हैं अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए। ओके या चलिए हार्टिंग माउथ होना। देखो बात करते हैं हार्टिंग माउथ कैसे याद कर सकते हैं आप, अरे भाई बी नर्वस और एफ्रेड, डरना और नर्वस हो जाना, चिंतित हो जाना, थोड़ा सा किसी व्यक्ति विशेष का गंभीर हो जाना, आई कैन से। तो देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं, हार्ट इन माउथ मतलब हार्ट की बात माउथ मुंह में आने पर, अरे भाई दिल की बात मुंह पर आने पर। अच्छा कब हो गई, नर्वस और चिंतित होने पर, मैं कह सकता हूं नर्वस और डरने पर, डर जाने पर, उसके नर्वस हो जाने पर उसकी दिल की बात जो है वो मुंह पर आ गई, जुबान पर आ गई। मतलब दिल की बात का जुबान पर आना, मुंह पर आना, आप कह सकते हैं मुंह पर आना, ठीक है ना। बात वो है ना, दिल की बात का मुंह पर आना, मतलब कब आती है कोई भी दिल की बात मुंह पर, जब नर्वस और अफ्रेड होता है। ये ईडियम बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना जनरली। चलिए टू पीस इन अ पॉड। देखो पहली बात तो पॉड का मतलब जो होता है वो फली, जिसको बीन भी बोल सकते हैं अपन, बीन या BEAN बीन। ओके चलिए पीस जो होती है वो मटर के बोलते हैं, मटर। दो मटर के बीज है, दो मटर है और वो भी एक फली में। तो आपको दिमाग लगाइए, फली के अंदर मटर का होना कैसा हो सकता है भाई, कैसा हो सकता है, अरे भाई फली के अंदर मटर का होने का मतलब हो जाता है दोनों की साइज एक समान ही होगी, क्योंकि एक ही फली के अंदर दोनों का जो है वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दोनों ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो वेरी सिमिलर। एक फली के अंदर दो मटर के बीजों का होना, फलों का होना, बात वही हो जाती है वेरी सिमिलर, दोनों समान स्थिति में। चलिए बात करते हैं 17 पर, कट टू द चेस। कट टू द चेस गाइस, देखो चेस का मतलब जो होता है तब पीछे या पीछा करना, जिसको अपन कह सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर अपन एज ए नाउन पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि आर्टिकल के साथ में आपको पता है एक नाउन का यूज किया जाता है। तो कट टू द चेस मतलब मान के चलिए जब वो अपने दुश्मनों का पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जब वो दुश्मनों का पीछा कर रहे थे उनको मारने के लिए, तो उन्होंने एक रास्ता ऐसा था जो पीछा करते हुए आता है, मतलब वो जो पीछा करते हुए जो रास्ता था उसको क्या कर दिया उन्होंने, कट कर दिया। मतलब उस रास्ते को कट करके और दूसरे शॉर्टकट रास्ते से निकल गए, मतलब वो कहां पर पहुंच गए, कम टू द पॉइंट पहुंच गए। मतलब जो रास्ता चेस करना था उस रास्ते से चेस करे तो उसको कट करके और शॉर्टकट रास्ते से पीछा करके निकल गए, उसको तो कट कर दिया, नहीं नहीं हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, पीछे करने वाले रास्ते में दूसरे रास्ते से गए तो कम टू द पॉइंट हो गया। चलिए इसे भी आप इजी याद कर सकते हैं, होप आपको याद हो ही रहा होगा, इनसे बेस्ट कुछ हो भी नहीं सकता। आप बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगाइए और जुड़े रहिए, आप डेफिनेटली इनको सीख जाएंगे, इट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। चलिए बात करते हैं ड्राइव समवन अप द वॉल। बात करते हैं ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब होता है मेक समवन, मतलब किसी व्यक्ति को वेरी इरिटेटेड और एंग्री, मतलब किसी को परेशान और गुस्सा दिला देना। देखो कैसे, मतलब जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर जो होता है वो क्या कर रहा था, चला रहा था, तो उसके पीछे जो बैठा हुआ एक पैसेंजर था वो बार बार उसको क्या बोलता है, तू दीवार पर चढ़ाना। देखो ड्राइव का मतलब ड्राइव करो समन अप द वॉल, अप द वॉल का मतलब था वॉल के ऊपर, तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्यों चढ़ाऊं मैं, ड्राइवर मैं हूं, तू थोड़ी बेटा चुपचाप बैठा रहे, मैं चला रहा हूं वही करूंगा ना। बार बार उसको टीट कर रहा था वो पैसेंजर बैठा हुआ, ड्राइव समवन अप द वॉल, दीवार के ऊपर चढ़ाओ दीवार। तेरा दिमाग खराब है, दीवार पर कैसे चढ़ेगा, उसको गुस्सा आ गया, चुपचाप बैठा रहे, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, समझ गया ना। हाँ, मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, कुछ ऐसा लाइक दैट। ऑल थम्स क्लमजी, क्लमजी और ऑकवर्ड इन डूइंग समथिंग, क्लमजी और ऑकवर्ड इन डूइंग समथिंग। देखो सबसे पहली बात है क्लमजी और जो अपना ऑकवर्ड होता है दोनों का मतलब होता है अनाड़ी और बेढंगा सा, सेम टू सेम मीनिंग है अनाड़ी या बेढंगा।
अरे भाई ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा बहुत इजी याद करना। देखो अनाड़ी बेडन के कौन होते हैं, किसी भी कार्य करने में अनाड़ी की तरह कार्य करते हैं, एक मैनर की तरह कार्य नहीं करते। तो आप खुद देखिए, ऑल थम्स जो बोलते हैं ना, तू तो क्या है, तू तो अंगूठा छाप ही। अरे भाई अंगूठा छाप का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं होता, मतलब अंगूठा। ऑल थम, तो जितने भी व्यक्ति थे वो सारे के सारे क्या थे, सबने क्या दिखा दिया, ऑल थम्स। भाई हाँ ऑल थम्स है। ऑल थम्स का मतलब क्या होता है, अनाड़ी बेटंगा जिसको काम करने का, बोलने का, पढ़ने का कोई तरीका नहीं आता, तो ऑल थम्स, ऑल थम। ये नहीं, ये तो बेस्ट ऑफ लक वाला हो गया। ये ऑल थम्स इसका मतलब हो जाता है नथिंग, कुछ भी नहीं आता। ऑल थम्स मतलब अनाड़ी हो गया। जी हाँ, चलिए बात करते हैं 20 नंबर पर। 20 में जो 20 नंबर में दिया हुआ है, टू गो पेयर शेप्ड। टू गो पेयर शेप का मतलब होता है टू बिकम अनसक्सेसफुल या टू फेल, मतलब असमर्थ होना या असफल होना या अनसक्सेसफुल होना भी बोल सकते हैं। देखो पहली बात तो ये कि पेड़ जो होता है PEAR, उसका मतलब हो जाता है नाशपाती। पेड़ का मतलब होता है नाशपाती, जो कि आप सभी पता है, इट्स अ फ्रूट और वी ईट दिस फ्रूट। ठीक है ना। टू गो पेड़ शेप मतलब पेड़ से नाशपाती का आकार, और दैट्स मीन टू सी गो और बोल रहा है इसको। तो कुछ इडियम्स ऐसे भी होते हैं जिनको अपन फिक्स में भी याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे मैंने इसके लिए बोल दिया टू गो पेड़ शेप, आप इसको फिक्स में याद रखिए। टू गो पेड़ शेप का मतलब हो जाता है टू बिकम अनसक्सेसफुल और या टू फेल। तो पेड़ शेप में गो करना, दैट्स मीन टू से गो मतलब जाना, नहीं जाना। क्या रहा, टू बिकम अनसक्सेसफुल या असफल रहा। चलिए बात करते हैं 21 नंबर पर। 21 में दिया हुआ आपको, 21 में दिया हुआ आपको गॉल एंड वर्मवुड। तो गॉल एंड वर्मवुड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिटरनेस। पहली बात तो वर्मवुड का मतलब जो होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। अ बिटर प्लांट, अब बिटर प्लांट मतलब एक ऐसा पौधा जो कैसा क्या देता है, कड़वाहट देता है, या फिर उसकी जो क्वालिटी होती है वो कड़वी होती है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे अपन नीम की बात करते हैं, उसमें कड़वाहट होती है, उसके लीव्स में भी कड़वाहट होती है, खाने में भी अपन को कड़वा लगता है। तो जनरल सी बात है, कड़वा प्लांट हो गया। गॉल का मतलब वैसे तो पीत होता है, लेकिन अपन इसको यहाँ पर पीत से याद नहीं करेंगे। पीत देखिए, जैसे अपन बोलते हैं साइंटिफिक, हमारे स्टोमक में पाया जाता है पीत, जस्ट लाइक दैट। गॉल एंड वर्मवुड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब ही कड़वाहट ही होती है। कड़वाहट, कड़वाहट मतलब किसी भी चीज का कड़वा होना, कड़वाहट। बिटरनेस एक नाउन के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है। तो मैं इसको याद करवाना आपको बता देता हूं कि आप इसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं। वर्मवुड जो है उसने जैसे ही, मतलब वो कड़वा पौधा उसके जैसे ही गाल पे लगा दिया गया, गाल पे लगा दिया गया, और गाल पे लगते उसको कैसा लगने लग गया, कड़वाहट भरा लगने लग गया। होप आपको याद हो गया होगा कि गाल मतलब हमारे गाल, जॉल, चिक जिसको अपन बोल सकते हैं, चिक पर जैसे उसने वर्मवुड बिटरनेस वाला कड़वा बड़ा जो प्लांट है उसने उसके ऊपर लगा दिया पौधा, उसके लीव्स लगा दिए, वैसे ही उसकी फीलिंग्स है, उसको कैसा लगने लग गया, कड़वा सा लगने लग गया गाल पर लगाने पर वर्मवुड। तो वर्मवुड मतलब बिटर प्लांट। चलिए बात करते हैं जोक समवन्स मेमोरी। जोक समवन्स मेमोरी का मतलब हो जाता है टू कॉज या हेल्प समवन टू रिमेंबर समथिंग। मतलब अपन कह सकते हैं किसी व्यक्ति, कोई चीज का कारण होना या किसी व्यक्ति की सहायता करना किसी चीज को याद करने में। जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, हनुमान जी जो थे जब लंका जा रहे थे सीता माता का पता लगाने के लिए कि वो वहां पर है, और उनके हालचाल पूछने के लिए जा रहे थे, तो आपको पता है ही उन्होंने अपनी शक्तियां भूल गए थे कंप्लीटली, एक श्राप की वजह से, कर्स की वजह से। लेकिन जब उनको जामवंत जी ने याद दिलाया कि आप तो बहुत बड़े महाबली हो तीनों लोकों में, और आपका आकार भी बड़ा, आप उड़ करके और इस 100 योजन समुद्र को पार करके जा सकते हो। बस बात वही है कि ऐसे ही उसके दोस्त ने, मतलब एक व्यक्ति है उसका दोस्त बोलता है कि तेरी पूरी मेमोरी वापस से आ जाएगी अगर तू क्या कर देगा, सुबह सुबह जॉग करना स्टार्ट कर देगा, अभी जॉगिंग करना स्टार्ट कर देगा, मतलब समथिंग लाइक दैट। तो जोग समवन्स मेमोरी मतलब जोग करना याद दिला के उसकी मेमोरी को उसने क्या दिलाया, याद दिलाया, उसने पूरी चीजों को याद दिलाया, मतलब जोग करना बता करके उसकी मेमोरी को याद दिलाया। आपको याद हो रहा होगा, हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, ठीक है ना। 33rd की बात करते हैं। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू हैव द पावर, अथॉरिटी, टू बी इन चार्ज। मतलब अपन कह सकते हैं कॉल द शॉट्स। देखो बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा होगा आपको, कैसे याद करें, सो कॉल दी सोर्स टू हैव दी पावर 30 या टू बी इन चार्ज, मतलब टू बी इन चार्ज। अरे भाई किसी के पास में चार्ज होना या किसी के पास में पावर या अथॉरिटी होना, जैसे मान के चलो कि कंपनी में बॉस होता है, उसके पास पूरी कंपनी का पावर होता है, मतलब कंप्लीटली उसके पास अथॉरिटी होती है जिसको अपन बोल सकते हैं। मतलब मैं इसको याद करवाने से बताऊंगा आपको कि कैसे जल्दी याद होगा। जैसे आप देखते हो मूवीज वगैरह शूट हो रही होती है,
शूटिंग के दौरान एक पर्सन ऐसे होता है जो बोलता है लाइट कैमरा एंड एक्शन, चलिए शॉट को उसको चालू करने के लिए लाइट कैमरा एक्शन एंड वो प्ले चलना चालू स्टार्ट कर देते हैं, अपना एक्शन चालू कर देते हैं। बस बात वही है कि जो शॉट बोलने का मतलब कॉल करने का, बोलने का जो राइट था वो उसके पास में था। शॉट को कॉल करने का, कॉल मतलब बोलना कि हाँ लाइट कैमरा एक्शन का कौन काम लेगा, चलिए जी ये लेगा। तो लाइट कैमरा एक्शन करने का अधिकार किसी और के पास था, तो हैव द पावर और अथॉरिटी। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, शॉट बोलने का, कॉल करने का अधिकार उसके पास था। चलिए 24 बाय अ व्हिस्कर। बाय अ व्हिस्कर का मतलब होता है वेरी स्मॉल अमाउंट या स्पेस या डिस्टेंस, जिसको अपन कह सकते हैं। मैं बाय अ व्हिस्कर को आपको एग्जांपल से याद करवाता हूं, जल्दी से आप याद कर पाएंगे इसको। एग्जांपल देखिए, दे वॉन इलेक्शन बाय ए व्हिस्कर, या मैं ये भी कह सकता हूं इंडियन टीम वॉन द मैच बाय ए व्हिस्कर, मतलब एक छोटे से अंतर से उन्होंने क्या जीता, इलेक्शन को जीत लिया। एक छोटे से अंतर से उन्होंने मैच को जीत लिया, चाहे वो 2 रन का हो, चाहे 1 रन का हो, चाहे 1 विकेट का हो। होता है ना ऐसा, काफी बार एक रन से इंडिया जीत जाती है, कोई भी टीम जीत जाती है क्रिकेट में, खेलों में। बस बात वही होती थी, वॉन इलेक्शन बाय अ व्हिस्कर मतलब एक छोटे से अंतर से, एक छोटे से अंतर से। तो वेरी स्मॉल अमाउंट मात्रा, स्पेस अंतर, डिस्टेंस होना। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप इसको एग्जांपल से याद रखिए। वैसे मैं आपको बता दूं, व्हिस्कर जो वोकैब में देखोगे तो व्हिस्कर का जो मतलब होता है वो होता है मूछ। समझ गए होंगे, व्हिस्कर का मतलब हो जाता है मूछ, जिसको अपन कह सकते हैं जनरली। चलिए मैं बस थोड़ा सा फन कर रहा था आपके साथ में। व्हिस्कर जिसको अपन कह सकते हैं, यस दीज आर माय व्हिस्कर, बहुत आर माय व्हिस्कर्स, या डेफिनेटली। बात करते हैं शार्प एज ए टैक गई। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टेक का मतलब क्या होता है, टीएसी के। टैक का जो मतलब होता है वो होती है कील। आप इसको वेज भी बोल सकते हैं, WEDGE। आप इसको वेज भी बोल सकते हैं। वेज का मतलब भी क्या होता है, कीली होता है। तो शार्प एज ए टैक मतलब हो जाता है मेंटली एक्टिव, मतलब माइंड से किसी व्यक्ति का क्या होना, एक्टिव होना। मतलब दिमाग लगाइए, एक कील जो होती है, वेज जो टैक होती है वो आगे से क्या होती है, शार्प होती है, नुकीली होती है और दीवार में बड़ी जल्दी से चली जाती है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ दीवार में चली जाती है, मतलब वो धारदार होती है, शार्प होती है, धार उसकी होती है, तभी तो चली जाती है। ऐसे व्यक्ति का माइंड भी अगर शार्प होगा, जल्दी से चीजों को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ये आज के अपने इडियम्स थे, जो अपने ओवरऑल 25 इडियम्स थे। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, ये सारे इडियम्स की ना तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है या लिखने की जरूरत है, इसकी जो पीडीएफ ऐसे कैसे कंप्लीटली डिजाइन्ड एंड रिटन फॉर्म में, टाइप्ड फॉर्म में है, अपने टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको लिखा हुआ मिल जाएगा अपना टेलीग्राम चैनल, वहां पर जाइए और इसको वहां से डाउनलोड कीजिए और आराम से रिपीट कीजिए। और क्लास एक नई बार समझ में आए तो दूसरी बार एक बार और रिपीट कीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और हम आगे फिर से बस इस सीरीज में मिलते जाएंगे। अगली बार फिर से अपन एक नया सेट 2 लेकर के मिलेंगे और फिर से वही 25 क्वेश्चन का इडियम्स का नया सेट, जो प्रीवियस 2018 और 2019 के सीपीओ प्री मेंस और सीजीएल प्री मेंस, सीएचएसएल प्री मेंस के एग्जाम्स में जो प्रीवियस में आए हुए हैं उन सबके साथ जुड़े मिलेंगे अपन। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो, बताना हो कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। चलिए अब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।